नए कोरोना मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन में बड़ी सख्ती। जिले में दूसरा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात संभालने के लिए प्रशासन ने जिले के सीमाई क्षेत्रों में सख्ती और बढ़ा दी है। सरकारी कर्मचारियों की भी जिले के बाहर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारी जहां तैनात हैं उन्हें उसी जिले में रहना होगा। इसके साथ ही दूसरे शहरों से आने वाली एम्बुलेंस के चालकों को भी गोरखपुर में क्वारंटीन किया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि जिले की सीमा से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गंभीर मरीज सीएमओ की अनुमति के बाद ही अस्पताल भेजे जाएंगे। दूसरे शहरों से एम्बुलेंस में आने वाले मरीज सीधे अपने गांव नहीं जा सकेंगे, पहले उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। कोरोना जांच के बाद अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो ही उन्हें गांव जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 84 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 84 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक आगरा में 45 नए केस मिले हैं। इन नए केसों के साथ अब तक राज्य में 2218 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राहत की खबर यह है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की तादाद बढ़ रही है। गुरुवार को 41 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए, जिन्हें घर भेज दिया गया। अब तक कुल 551 संक्रमित कोरोना की जंग जीत चुके हैं। गुरुवार को गाजियाबाद में 13, लखनऊ में 12, गौतम बुद्ध नगर में 7, सीतापुर में 3, शामली में 3 और मेरठ में 3 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य के कुल मरीजों में तबलीगी जमात और इनके संपर्क में आए कोरोना संक्रमितों की संख्या 1113 हो गई है। गोरखपुर बस्ती मंडल में बने नए हॉटस्पॉट। गोरखपुर बस्ती मंडल में कोरोना हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक जहां दोनों मंडलों के सिर्फ 3 जिले कोरोना प्रभावित थे, वहीं अब 7 में से 6 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुरुवार की देर रात सिद्धार्थनगर में 2, देवरिया में 1 कोरोना पॉजिटिव का पता चला। इन दोनों जिलों में इसके पहले तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। बस्ती में भी एक नया कोरोना पॉजिटिव मिला है। सिद्धार्थनगर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव में एक मुंबई, दूसरा कानपुर से आया है। दोनों को प्रशासन ने स्कूलों में क्वारंटाइन न कर दिया है। बलजीत, उम्र 24 वर्ष, कानपुर से 4 दिन पहले आया है। उसे गंगा पब्लिक स्कूल धेंसा नौगढ़ में क्वारंटीन में रखा गया था। दूसरा युवक हामिद, उम्र 20 वर्ष, 8 दिन पहले मुंबई से आया है। उसे बांसी में महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। सीएम, उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह सील करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने न पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 10 लाख लोगों के लिए तत्काल क्वारंटीन सेंटर व शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन तैयार किए जाएं, जहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक रूप से रखा जा सके। क्वारंटीन सेंटर व शेल्टर होम स्थापना के लिए बड़े कॉलेजों का उपयोग किया जाए। उत्तर प्रदेश अब तक 30 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित। फ्रंट लाइन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को बचाने की हर कोशिश के बाद भी उनके कोरोना वायरस की चपेट में आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद, कानपुर नगर, बिजनौर, वाराणसी व आगरा आदि जिलों में अब तक 30 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। उधर डीजीपीएचसी अवस्थी के निर्देश पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस अवधि में धारा 188 के तहत अब तक 33,730 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसी तरह प्रदेश में अब तक 7.24 लाख वाहनों का चालान किया गया है और 33,505 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान 13.53 करोड़ रुपये शमन शुल्क भी वसूल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका लगा सकता है चीन पर नए सीमा शुल्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर किए जा रहे प्रतिरोधात्मक कार्रवाई के तहत चीन पर नए सीमा शुल्क लगा सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वायरस के प्रकोप के कारण चीन को अमेरिका की ओर दी जाने वाली ऋण को रद्द करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मैं इसे अलग तरीके से कर सकता हूं। मैं एक ही काम कर सकता हूं, वह है अधिक पैसे के लिए नए सीमा शुल्क लगाना। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका वैश्विक महामारी को लेकर चीन के खिलाफ प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।
रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल कोरोना पॉजिटिव। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ने कहा है कि वह जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वह पृथकवास में रहेंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलोसोव अस्थायी रूप से मिशुस्तीन का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि वह प्रमुख मुद्दों को लेकर संपर्क में रहेंगे। जनवरी में 54 वर्षीय मिशुस्तीन को प्रधानमंत्री नामित किया गया था। एक वीडियो कॉल के दौरान पुतिन ने आशा व्यक्त की कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशुस्तीन नीतियां बनाने को लेकर होने वाली बैठकों में भाग लेते रहेंगे। रूस में प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के मामले को देखते हैं और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पुतिन आखिरी बार प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से कब मिले थे। महामारी के फैलने के बाद से पुतिन अधिकारियों के साथ ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही संपर्क करते हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में 12 घंटे में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थित लैब में हुई जांच में शुक्रवार को 6 नमूने कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों में एक गोरखपुर, 4 संत कबीर नगर और एक देवरिया का है। बताया जा रहा है कि बस्ती में भी 5 संक्रमित मिले हैं। ये सभी हाल में मुंबई से लौट रहे थे जिन्हें हरैया में क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। गोरखपुर का संक्रमित 43 वर्षीय नेपाली नागरिक है। उसका परिवार बिछिया के सर्वोदय नगर में रहता है। वह बुधवार को मुंबई से 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस से लौटा है। बताया जाता है कि वह मुंबई में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वहां उसकी तबीयत खराब हुई। उसके साथ नेपाल के ही 3 और साथी भी रहते हैं। चारों ने एम्बुलेंस बुक की और बुधवार को गोरखपुर आ गए। पुलिस ने उन्हें सहजनवा में रोक लिया। पूर्वांचल के जिलों में बड़ा कोरोना का खतरा। पूर्वांचल में गोरखपुर बस्ती मंडल के 6 जिलों में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुछ 68 कोरोना पॉजिटिव इन जिलों में मिल चुके हैं। पिछले 12 घंटे में ही 13 मरीज मिले हैं। इनमें से एक गोरखपुर, 4 संत कबीर नगर और एक देवरिया का है। बस्ती में भी तब मरीज मिले हैं। जाहिर है इन 6 जिलों में कोरोना वायरस अपने पांव पसार चुका है। संक्रमित मरीजों की हाफ सेंचुरी पार हो चुकी है। दोनों मंडल अब तक सिर्फ कुशीनगर ही बचा हुआ है। दोनों मंडल में मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन के तेवर सख्त हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के नजरिए से बीते 24 घंटे बेहद अहम रहे। 19 नए मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद देवरिया और सिद्धार्थनगर से ग्रीन जोन का तमगा छिन गया। सीएम मंडल के निर्माण श्रमिकों को तोहफा। मई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल के 1,06,254 निर्माण श्रमिकों के खाते में भरण पोषण के लिए 1,000,1,000 रुपये भेजे जाने की शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ से शुरुआत की। ऐसे 15,575 श्रमिक हैं जिनके खाते में कुछ कमियां होने से अप्रैल का भरण पोषण भत्ता नहीं जा सका। मई में उन्हें एक साथ 2,000 रुपये दिए जाएंगे। शनिवार की शाम उप श्रम आयुक्त ए.के. सिंह कार्यालय एवं सहायक उप श्रम आयुक्त वी.के. श्रीवास्तव के कार्यालय 2 मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। दोनों ही कार्यालय में 5-5 की निर्माण श्रमिक भी मौजूद थे, लेकिन गोरखपुर के श्रमिकों से सीएम की बात नहीं हो सकी। बारिश ने मई में भी कराया सर्दी का एहसास। वातावरण से प्रदूषण का स्तर कम होने के साथ मौसम नए रंग दिखा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और पूर्वी यूपी से गुजर रहे ट्रफ लाइन के कारण शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, गरज व चमक के साथ बादल झमाझम बरसे। दिन में तापमान पिछले 3 दशक में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। मई में भी लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। जम्मू कश्मीर से लगातार पश्चिमी विक्षोभ तिब्बत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तरी बिहार से लगायत पूर्वी यूपी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए ट्रफ लाइन पूर्वी यूपी से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं आ रही हैं। मौसम में इन बदलाव के कारण शुक्रवार को तड़के से ही हवाओं का रुख बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चली। दक्षिण पूर्वी दिशा से चल रही हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दिखाई दिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की सेहत को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद वह 20 दिन बाद किसी सार्वजनिक समारोह में दिखाई दिए। कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने शनिवार को बताया कि किम जोंग उन ने प्योंगयान के नजदीक सुनचियोन में स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में किम जोंग उन की बहन भी थी।
बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग किसी सार्वजनिक जगह पर 11 अप्रैल को दिखाई दिए थे। इसके बाद वह कई कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दिए। इससे उनकी सेहत को लेकर कयासबाजी तेज हो गई थी। यूपी 5 मई तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। मई की शुरुआत के बावजूद उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर अभी दूर है। प्रदेश में दिन रात का तापमान अभी सामान्य से कम बना हुआ है। अब फिर से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 5 मई तक भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों से घरों पर ही सुरक्षित रहने के लिए अपील की है। 4 और 5 मई को मेरठ सहित वेस्ट यूपी में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। इससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला चलेगा। इससे दिन रात के तापमान में व्यापक गिरावट होगी। वहीं आगरा के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी 198 रुपये सस्ता हुआ घरेलू रसोई गैस सिलेंडर। लॉकडाउन के बीच एलपीजी रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। लखनऊ और आसपास के जिलों में गैर सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम रिकॉर्ड 198 रुपये सस्ता हो गया है। अभी तक 779.00 रुपये में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर मई माह में 581 रुपये का पड़ेगा। नई दरें शुक्रवार सुबह से लागू हो गई हैं। मासिक रेट रिवीजन में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो के दामों में भी 256 रुपये की बहुत बड़ी कटौती की है। कारोबारियों को अब कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 1113.50 रुपये चुकाने होंगे। वहीं 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर पर 69.50 रुपये कम हुए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2019 में पाकिस्तान का मानवाधिकार के मामलों में रिकॉर्ड बेहद चिंताजनक रहा, जिसमें राजनीतिक विरोध के सुर पर व्यवस्थित तरीके से लगाम लगाने के साथ ही मीडिया की आवाज भी दबाई गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कमजोरों और खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब होगी। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक स्वतंत्रता या मान्यता का लाभ पूरी तरह उठाने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी गारंटी संविधान के तहत उन्हें दी गई है। योगी आदित्यनाथ, तबलीगी जमात ने जानबूझकर फैलाया कोरोना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर तबलीगी जमात पर जोरदार हमला बोला है। एक निजी चैनल को दिए गए टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमातियों ने बीमारी को छिपाया। ये जानबूझकर किए गए कृत्य हैं, जो कि अक्षम्य अपराध हैं। अगर इन्होंने बीमारी ना छुपाई होती तो आज कम से कम कोरोना केस होते। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। योगी ने प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, जमातियों ने बीमारी को छिपाकर आप बीमारी जगह जगह फैलाएं, यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं है कि तबलीगी के इस रवैये के कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैला। आज हमारे पास लगभग 1600 एक्टिव केस हैं, इसमें 1000 से ज्यादा तबलीगी से जुड़े लोग हैं। यह स्थिति है। गोरखपुर कोरोना जांच के लिए बीआरडी में बनेगी नई लैब। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की कोरोना जांच की क्षमता दोगुनी होने वाली है। इसके लिए बीआरडी में एक और लैब बनाने की मंजूरी मिल गई है। नई लैब का संचालन माइक्रोबायोलॉजी विभाग करेगा। इसके लिए आईसीएमआर से मंजूरी मिल गई है। शासन जल्द ही मशीन भेज देगा। पूर्वी यूपी में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब तक 70 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। दोनों मंडलों के 7 जिलों से रोजाना करीब 300 सैंपल जांच के लिए पहुंच रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच के लिए वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लैब (VDRL) स्थापित है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। हर साल 3 मई को यह दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय कराना है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। पिछले 4 सालों से भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल 112, भूटान 67, श्रीलंका 127 और म्यांमार 139 से पीछे है।
हालांकि पाकिस्तान 145, बांग्लादेश 151 और चीन 177 में भारत से भी खराब स्थिति है। भारत का स्थान पिछले 4 सालों से नीचे खिसक रहा है। 2016 में भारत का स्थान 133 था, जो 2017 में 3 अंक खिसककर 136, 2018 में 138, 2019 में 140 और 2020 में 142 हो गया। भारत का स्थान पिछले 3 सालों से लगातार 2-2 अंक लुढ़क रहा है। इस दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। इस कारण सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। 5 दिन में स्कूटी से तय किया 1400 किलोमीटर का सफर। हमेशा सुर्खियां में रहने वाले महाराष्ट्र के पालघर से गोरखपुर तक का सफर 2 प्रवासी मजदूरों ने स्कूटी से पूरा कर लिया। 5 दिन में स्कूटी से 1404 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गांव के निकट के क्वारंटीन सेंटर पहुंच गए। सहजनवा पहुंचे इन दोनों मजदूरों को देख पुलिस भी हैरान थी। फिलहाल इनकी थर्मल जांच हुई, जिसमें स्वस्थ पाए गए। चौरीचौरा निवासी अवधेश साहनी एवं रुद्रपुर निवासी भास्कर साहनी दोनों साथ ही पालघर के नाला सुपारा इलाके में बढ़ई का काम करते हैं। लॉकडाउन के बीच जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो दोनों ने स्कूटी से ही चौरीचौरा लौटने का निर्णय लिया। एक पुरानी स्कूटी खरीदी और मंगलवार की सुबह गोरखपुर के लिए निकल पड़े। भिवंडी और वलसाड़ से आएगी श्रमिक स्पेशल। 23 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन में 37 दिन बाद रविवार को श्रमिक स्पेशल के रूप में पहली ट्रेन गोरखपुर आएगी। महाराष्ट्र के वसई और भिवंडी से 1200 श्रमिकों को लेकर रवाना हुई 2 ट्रेनें रविवार को देर रात गोरखपुर पहुंचेंगी। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम एक श्रमिक की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। स्क्रीनिंग में स्वस्थ मिले यात्रियों को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम संबंधित गांवों में बने क्वारंटीन सेंटर ले जाएगी। ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक बोगी में 54 लोगों को ही प्रवेश दिया गया है। पाकिस्तान के संघर्षविराम उल्लंघन पर बोले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस के संघर्षविराम की अपील वैश्विक है और इसे हर जगह लागू होना चाहिए। यह बात उनके प्रवक्ता ने ऐसे समय में कही है जब पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बिना उकसावे के गोलीबारी कर रही है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास बृहस्पतिवार 30 अप्रैल को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से बिना उकसावे के गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत पर भारत ने शुक्रवार 1 मई को पाकिस्तान से कड़ा विरोध दर्ज कराया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार 1 मई को कहा, वैश्विक संघर्षविराम उल्लंघन के लिए महासचिव की अपील बिल्कुल उसी के लिए है। यह वैश्विक है और इसे हर जगह लागू होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग की वापसी पर हुई खुशी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के 20 दिनों के बाद वापसी पर खुशी जताई है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि मुझे उन्हें वापस और स्वस्थ देखकर खुशी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन प्योंगयांग के पास एक उर्वरक कारखाने का उद्घाटन करते हुए 20 दिन में पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए थे। इसके बाद उन अटकलों पर विराम लग गया था कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं। उत्तर कोरिया के आधिकारिक समाचार प्रतिष्ठान कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया था कि किम अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुनचोन में शुक्रवार को कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें उनकी बहन किम यो जोंग भी शामिल हुई। विश्लेषकों का अनुमान है कि किम के बाद उनकी बहन देश की बागडोर संभालेंगी। भिवंडी से यात्रियों को लेकर रात 1:30 बजे पहुंची पहली श्रमिक स्पेशल। लॉकडाउन 3 की सख्ती के बीच पहली श्रमिक स्पेशल मजदूरों को लेकर रविवार रात 1:30 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान जिला प्रशासन, रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद रही। सभी यात्रियों को जंक्शन पर नाश्ता कराया गया और स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बसों में बैठाकर अलग अलग जगहों पर बने क्वारंटीन सेंटरों की ओर रवाना कर दिया गया। गोरखपुर जंक्शन पर 38 दिन बाद कोई यात्री ट्रेन पहुंची है। महाराष्ट्र के वसई और भिवंडी से रवाना हुई दोनों श्रमिक स्पेशल में गोरखपुर बस्ती के 2400 श्रमिक हैं। गोरखपुर जंक्शन पर इनके आगमन से लेकर इनके गंतव्य तक जाने के लिए 12 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि एक सामान्य काउंटर बनाए गए हैं। जो श्रमिक जिस जिले का होगा उस काउंटर पर उसकी जांच होगी। गोरखपुर में सख्ती बरकरार। सोमवार से शुरू हो रहे तीसरे फेज के लॉकडाउन में पहले की तरह ही सख्ती कायम रहेगी।
जिले में कोई छूट नहीं दी गई है। रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान जरूर किए गए हैं, लेकिन आमजन को 17 मई तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि केंद्र की तरफ से ऑरेंज जोन के लिए जारी गाइडलाइन में अधिकतर का पालन गोरखपुर में हो रहा है। खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, इसलिए किसी तरह की नई छूट देना जल्दबाजी होगी। दूसरे राज्यों में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसे में बाजार खोलना ठीक न ही होगा। पूर्व की तरह सभी आवश्यक सेवाएं मसलन राशन, दूध और सब्जी घरों तक पहुंचती रहेंगी। वाराणसी से सैंपल पहुंचे बीआरडी। कोरोना संक्रमण के चलते बीएचयू की लैब में कोरोना जांच बंद होने से वाराणसी से सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजे गए हैं। वहीं यहां क्षमता से ज्यादा भार बढ़ने पर बीआरडी से करीब 240 नमूने लखनऊ जांच के लिए भेजे गए हैं। बीएचयू की कोरोना जांच लैब में तैनात एक विशेषज्ञ में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद प्रशासन ने बीएचयू की लैब को बंद करा दिया है। लैब में तैनात डॉक्टर व कर्मचारियों की जांच के साथ ही लैब को विसंक्रमित किया जा रहा है। इस दौरान जब तक बीएचयू की लैब में फिर जांच शुरू नहीं हो जाती, तब तक के लिए शासन ने नई व्यवस्था बनाई गई है। शासन से तय व्यवस्था के मुताबिक वाराणसी के साथ ही आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और मऊ के सैंपल की जांच बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होगी। इजराइल हाईकोर्ट में 11 जजों की बेंच ने शुरू की सुनवाई। इजराइल के उच्च न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू के आपराधिक आरोपों का सामने करने के बावजूद सरकार गठन करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रविवार 3 मई को सुनवाई शुरू की। कार्यवाही में 11 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ ने हिस्सा लिया, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, और इसका सीधा प्रसारण किया गया। यह भी दुर्लभ ही है। इस सुनवाई के जरिए यह देखा जाएगा कि क्या आरोपित नेता सरकार बना सकता है। हालांकि देश का कानून स्पष्ट रूप से इस पर रोक नहीं लगाता है। इजराइल के कानून के मुताबिक कैबिनेट मंत्रियों और मेयर को आरोपित होने पर इस्तीफा देना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए त्यागपत्र देना जरूरी नहीं है। अगर अदालत नेतन्याहू के खिलाफ फैसला देती है और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकती है, तो इजराइल राजनीतिक अव्यवस्था में चला जाएगा और देश में 12 महीने में चौथी बार चुनाव कराने की संभावना बन सकती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हिंसा में कमी लाने की अपील की। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए में हिंसा में कमी लाने की अपील की है। अमेरिका तालिबान शांति समझौते के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों के बीच पाकिस्तान ने यह अपील की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के महत्व को लगातार रेखांकित किया है। वह क्षेत्र और उसके बाहर शांति और स्थिरता के लिए अपरिहार्य मानता है। मंत्रालय के प्रवक्ता आयशा फारूकी ने एक बयान में कहा कि फरवरी में अमेरिकी तालिबान शांति समझौता पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इंट्रा अफगान बातचीत की दिशा में को आगे बढ़ता है। दफ्तरों पर भी लगेंगे मीटर। बेहिसाब बिजली खर्च करने वाले बिजली अफसरों पर भी मीटर की लगाम लगने जा रही है। अब विभाग बिजली घरों व दफ्तरों में खर्च होने वाली बिजली की एक यूनिट का हिसाब मीटर रखेगा। रीडिंग के हिसाब से बिजली अफसरों की जवाबदेही तय होगी। शहर के 24 बिजली घरों व 25 अभियंताओं के दफ्तरों में सोमवार से बिजली मीटर लगाने का काम शुरू होगा। नगरीय परीक्षण खंड ने मीटर लगाने की जिम्मेदारी जूनियर मीटर टेस्टरों (JMT) को सौंपी है। इसके साथ ही एई मीटर इस कार्य की निगरानी में लगाए गए हैं। अब तक बिजली घरों व दफ्तरों में खर्च होने वाली बिजली का कोई हिसाब नहीं रखा जाता था, इसलिए अफसर व कर्मचारी भी मनमानी बिजल खर्च करते थे। ऊर्जा मंत्री के सख्त तेवर के बाद अभियंताओं व बिजली घरों पर मीटर की मार पड़ने जा रही है। ट्रंप, साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बना लेगा अमेरिका। कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बुरा प्रकोप झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि देश साल के अंत कर कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ लेगा। ये जानकारी एएफपी न्यूज एजेंसी ने दी है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान स्थित लैब से होने के उनके पास पुख्ता सबूत है। चीन के खिलाफ मुखर रहे पोम्पियो ने हालांकि यह नहीं बताया कि क्या चीन ने इस वायरस को जानबूझकर फैलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं। वह लगातार बीजिंग पर हमला करते हुए उस पर सूचना छुपाने का दोष मढ़ते रहे हैं। उनका कहना है कि इस गैर जिम्मेदारी के लिए चीन को जवाबदेही लेनी चाहिए। विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बीच महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी समेत 7 लोगों को बिजनौर के नजीबाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है।
विधायक सहित 6 लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कार्य के लिए आए विधायक ने बगैर पास बद्रीनाथ जाते हुए कई जिलों की पुलिस को अपने रुआब में लिया। लेकिन गोचर में उनकी नहीं चली तो वे बैरियर पर रोकने वाले पुलिस प्रशासन के अफसरों से भिड़ गए थे। महाराजगंज के 3 मूल्यांकन केंद्रों में से 2 पर हिंदी विषय की कापियों का मूल्यांकन शुरू। ऑरेंज जोन में होने के कारण सोमवार की शाम बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन को लेकर प्रमुख सचिव की वीसी में लिए गए निर्णय में देर रात बदलाव कर दिया गया। इस बदले निर्णय के तहत महाराजगंज के 3 मूल्यांकन केंद्रों में से 2 पर मंगलवार को हिंदी विषय की कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। डीआईओएस के निर्देश पर केंद्र व्यवस्थापकों ने परीक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालते हुए फोन घनघनाना शुरू कर दिया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। कोरोना आपदा के कारण पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ने अभिभावकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी बोर्ड में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। इसे लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि समस्त विद्यालयों द्वारा नए प्रवेश और प्रत्येक कक्षा के लिए शैक्षिकी सत्र 2019-20 में लागू शुल्क संरचना ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लागू रहेगी। साथ ही बड़ी दर पर शुल्क वसूल चुके स्कूलों को आगामी महीनों में रकम को समायोजित करना होगा। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोरखपुर के शख्स की कुवैत में मौत पर सीएम ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। गोरखपुर के रहने वाले रूपचंद की मौत का सच अब सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में अनुरोध किया है कि गोरखपुर के रूपचंद की मौत के बारे में आए फोन कॉल की पूरी तहकीकात करके सच्चाई सामने लाई जाए। इसके साथ ही रूपचंद के शोक संतप्त परिवार की मदद का भी भरोसा उन्होंने दिया है। अब में शराब खरीदने की तय हुई लिमिट। यूपी में प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा है कि प्रदेश में अगले 3-4 दिन लोग सीमित मात्रा में ही शराब और बियर खरीद सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति देसी या अंग्रेजी शराब की सिर्फ 1 बोतल या 2 अधे अथवा 3 पव्वे ही खरीद सकेगा। इसी तरह बियर की 2 बोतल या 3 केन ही खरीदे जा सकेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह अनुपालन करते हुए शराब और बियर की दुकानों के सेल्समैनों और पुलिस का सहयोग करें। प्रदेश में शराब और बियर का समुचित स्टॉक है। डिस्टिलरियों ने काफी पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन में शराब और बियर की सप्लाई चेन सामान्य हो जाएगी। गोरखपुर आवश्यक सेवाओं में शामिल प्रतिष्ठानों को कड़ी शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी। जिलाधिकारी शासन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन ने मंगलवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्डिंग मटेरियल और ऑप्टिकल शॉप समेत 8 प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सभी दुकानें सुबह 11 बजे खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद होंगी। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में शामिल प्रतिष्ठानों को कड़ी शर्तों के साथ सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अग्रिम आदेश तक खुलने व संचालित करने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी आवश्यक सेवाएं मसलन राशन, दूध और सब्जी लोगों के घरों तक पहुंचती रहेगी। मोहल्लों में सब्जी के ठेले जाएंगे और जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व में जारी राशन की दुकानों के साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर भी ऑर्डर कर सामान मंगाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त दुकानदार प्रतिष्ठान द्वारा अपने लिए एवं अपने कर्मियों के आवागमन के लिए ई पास हेतु आवेदन करना होगा। ई पास जारी होने के बाद निर्धारित समयावधि में प्रतिष्ठान, दुकान खोलने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया टैक्स। कोरोना वायरस महामारी की वजह से खाली हो रहे सरकारी खजाने को भरने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसका ग्राहकों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18.10 के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह $28 प्रति बैरल पर पहुंच गई। अमेरिका में 70,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है।
सिर्फ अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा की मौत हुई है। वहीं अब तक अमेरिका में संक्रमण के चलते 70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 2333 की मौत हुई। दुनिया भर में अब तक 2,55,176 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 36,90,863 लोग संक्रमित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोपीय देशों पर पड़ा है। संत कबीर नगर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। यूपी के संत कबीर नगर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 32 हो गई है। चारों नए मरीज मगहर के हैं जो पहले से हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये सब देवबंद से लौटे कोरोना पॉजिटिव छात्र असदुल्लाह के परिवार से संबंधित हैं। असदुल्लाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही जिला अस्पताल में क्वारंटीन किए गए थे। कुशीनगर में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव। कुशीनगर में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। पटहेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया गांव के 24 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट मिलने के साथ हो गांव को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। डीएम व एसपी अपने सामने पूरे गांव को सील करा रहे हैं। 24 वर्षीय युवक बंगाल के कोलकाता से 29 अप्रैल को लौटा था। बुखार होने पर स्वास्थ्य महकमे ने इसे 2 दिन पहले सेवरी क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया था। यहां से सैंपल लेकर जांच को भेजा गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस मरीज के सैंपल को जांच के लिए 3 मई को भेजा गया था। पहली रिपोर्ट संदिग्ध थी तो दोबारा जांच हुई। आज सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांव को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। बीआरडी में अब रोज 500 नमूनों की जांच होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 2 नई रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन मशीन मिल गई हैं। 1-2 दिन में नई मशीनों के शुरू होने के बाद कोरोना जांच की क्षमता 500 सैंपल रोजाना की हो जाएगी। अभी तक रोजाना 250 नमूनों की जांच हो पाती है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लैब में होती है। इसका संचालन बीआरडी का माइक्रोबायोलॉजी विभाग और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर कर रहा है। इस लैब में आरटी-पीसीआर से जांच होती है। शुरुआत में प्रतिदिन लगभग 80 सैंपल की जांच हो पाती थी। इस बीच गोरखपुर बस्ती मंडल के जिलों से आने वाले नमूनों की संख्या काफी बढ़ गई। लगभग 15 दिन पहले इस मशीन में नई तकनीक की डाई लगा दी गई। इससे इसकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 250 जांच की हो गई। 8 हॉस्पिटल व पैथोलॉजी होंगे बंद। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के तैयारियों की जांच की। इसके लिए 1 दर्जन अस्पतालों का निरीक्षण किया। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एन.के. पांड्या के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नियम व शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर 8 अस्पतालों व पैथोलॉजी को बंद करने का निर्देश देते हुए उनकी इमरजेंसी सेवा की अनुमति निरस्त कर दी। 4 अस्पताल बिना अनुमति के चल रहे थे, उन्हें बंद कराकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले टीम बेतियाहाता स्थित विमल पैथोलॉजी पहुंची। इस पैथोलॉजी में बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्कीकरण एवं रखरखाव की व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। अपोलो क्लिनिक बेतियाहाता में इमरजेंसी सेवा के स्थान पर दूरभाष से अपॉइंटमेंट लेकर ओपीडी एवं पैथोलॉजी संचालित की जा रही थी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 30,000 से ज्यादा मौत। ब्रिटेन में नए आंकड़ों से पता चला है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो कि आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि कोविड-19 की वजह से इंग्लैंड और वेल्स में 24 अप्रैल तक 29,710 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अवधि के आधिकारिक आंकड़ों में 22,173 लोगों की मौत की बात कही गई है। यानी सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से 34% ज्यादा हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में तेज आंधी के साथ बारिश। गोरखपुर बस्ती मंडल में गुरुवार सुबह तेज आंधी के साथ आई बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया है। सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए अचानक इतना अंधेरा छा गया कि सड़क पर लोगों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। गुरुवार की सुबह 9 बजे के अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। आंधी और धूल के कारण ही तना अंधेरा हो गया कि गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ी। महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्के ओले पड़े हैं। आंधी और ओलावृष्टि की वजह से कई स्थानों पर आम और लीची के साथ सब्जियों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। सितंबर तक बड़ी जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इस कारण से अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है।
इस बीच केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 3 माह बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दिया है। उद्योग एवं व्यवसाय के पक्ष में लिए गए एक और निर्णय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले लिए गए ई-वे बिलों जिनकी वैधता अवधि 20 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच होने वाली थी, उनकी वैधता अवधि को भी बढ़ा दिया है। गोरखपुर, जॉइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस की गाड़ी पर पथराव। गोरखपुर के सहजनवा के हड़हा सोनबसरा गांव में जॉइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ है। गांव में बने क्वारंटीन सेंटर पर किसी तरह की सुविधा न होने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच करने पुलिस के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट पहुंचे थे। ईंट पत्थर चलने के बाद वहां भारी संख्या में फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि युवक ने ही वीडियो वायरल किया था। युवक सहित अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है। हड़हा सोनबरसा गांव के प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अन्य प्रांतों से 1, 2 व 3 मई को करीब 15 युवक आए हैं। सभी युवक प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन हैं। आरोप है कि क्वारंटीन युवक को प्रधान व तहसील प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई, जिसको लेकर गांव के क्वारंटीन युवक ने अपनी समस्या सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। विशाखापट्टनम, एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री से केमिकल गैस लीक। आंध्र प्रदेश में एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री में केमिकल गैस लीकेज होने के चलते 10 की मौत हो गई और 5000 से अधिक बीमार हैं। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। घटना विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव की है। घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। घटनास्थल पर पुलिस के साथ साथ फायर टेंडर और एम्बुलेंस मौजूद हैं। सऊदी अरब, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर डालना पड़ गया भारी। सऊदी अरब में एक गैर मुस्लिम एशियाई प्रवासी से अपशब्द कहने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर डालने एक शख्स पर भारी पड़ गया है। जैसे ही मामला सामने आया, सऊदी अरब प्रशासन ने नागरिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखने और उसकी जांच करने के बाद सऊदी अरब प्रशासन ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस वीडियो में एक प्रवासी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसे अरबी भाषी व्यक्ति इस्लाम नहीं अपनाने, रोजा नहीं रखने को लेकर अपशब्द बोल रहा है। साथ में उस शख्स का अपमान भी कर रहा है। शराब की होम डिलीवरी करेगा जोमेटो। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो अब भारत में शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में के मुताबिक जोमेटो के सीईओ मोहित गुप्ता ने कहा है, अगर टेक्नोलॉजी की मदद से शराब की होम डिलीवरी की जाती है तो शराब के जिम्मेदारी भरे खपत को बढ़ावा दिया जा सकता है। बता दें, देश के अलग अलग राज्यों में शराब के सेवन की कानूनी उम्र 18 से 25 साल की है। जोमेटो ने कहा कि वो उन्हीं एरिया को टारगेट करेगी जहां कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद कम है। इस बीच पंजाब सरकार गुरुवार यानी आज से शराब की होम डिलीवरी कराने जा रही है। हालांकि इस दौरान राज्य में शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। खाड़ी देशों में बेरोजगार हो रहे हैं भारतीय। कोरोना संकट से हो रहे आर्थिक नुकसान का सीधा असर विदेशों में काम कर रहे भारतीयों पर पड़ा है। सबसे ज्यादा प्रभाव खाड़ी देशों में नजर आ रहा है। हजारों भारतीय कामगारों की नौकरी चली गई है। अकेले यूएई में 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब में अगले कुछ महीने भारतीय नागरिकों के लिए काफी कठिन बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी सरकार ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सरकार के सूत्र ये मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में प्रतिकूल स्थिति की वजह से बेरोजगार हुए हैं। यूपी खाली पदों का फिर से ब्यौरा तैयार करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रोजगार की संभावनाओं की नए सिरे से तलाश करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सरकारी विभागों में समूह ख तक के रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में समूह ख तक के पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में समूह क, ख, ग व ख के पदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। 7,234 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर पहुंची 6 श्रमिक स्पेशल। लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों में फंसे 7,234 श्रमिकों को लेकर गुरुवार को सुबह से लेकर रात 8 बजे तक 6 ट्रेनें गोरखपुर पहुंची। से ट्रेनें अंकलेश्वर,
पालमपुर, लिंगमपल्ली, जालंधर, बड़ौदा और भावनगर से गोरखपुर रेलवे स्टेशन आईं, जबकि 2 ट्रेनें बस्ती और गोंडा में टर्मिनेट हो गईं। यात्रियों के आगमन को लेकर स्टेशन पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। नाम, पता और आरोग्य सेतु डाउनलोड के बाद रोडवेज की बसों से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है। किसी भी यात्री में कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला। निर्देश पर जीआरपी जवान एक यात्रियों को सैनिटाइज कर रहे थे। उधर जीआरपी के ही जवान चिप्स, नमकीन, बिस्किट और पानी बोतल वितरित कर रहे थे। इसके पहले वसई, भिवंडी, सूरत और नाडियाद से 2 मिलाकर कुल 5 ट्रेनें आ चुकी हैं। कोरोना मरीजों के भर्ती होने के चलते बीआरडी बना रेड जोन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर को जिला प्रशासन ने गुरुवार को रेड जोन घोषित कर दिया है। साथ ही कॉलेज से मरीजों और तीमारदारों की सुविधा को देखते हुए प्रीपेड टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पिछले हिस्से में हाइडल के पास दीवार को ऊंचा करने के साथ ही दूसरी क्षतिग्रस्त दीवार को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को डीएम के विजयेंद्र पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बने 200 बेड के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे। इस वार्ड में कोरोना संक्रमित 8 मरीजों का इलाज चल रहा है। माइक पोम्पियो यकीन से कह सकते हैं कि कोविड-19 वुहान की लैब से ही पैदा हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री ने बुधवार 6 मई को कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास पर्याप्त जानकारी है, जिसके दम पर उसे यह विश्वास है कि घातक कोरोना वायरस चीन के वुहान का प्रयोगशाला से ही पैदा हुआ है। पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हमने इस संबंध में जो खुफिया जानकारी एकत्र की है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास इतनी जानकारी है कि हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात के सबूत देखे हैं कि यह वायरस संभवतः वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान से निकला है। उन्होंने कहा, मैंने इस बात को अस्वीकार करने वाले सबूत भी देखे हैं। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए, इसलिए हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को इस सूचना तक पहुंच मुहैया कराई जाए। देवरिया, मुंबई से लौटा एक और युवक कोरोना पॉजिटिव। देवरिया में एक और युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। युवक मुंबई से लौटा था। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 हो गई है। पूर्व में पॉजिटिव मिले युवक भी मुंबई से ही लौटे थे। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के देसही देवरिया ब्लॉक के भटनी हरया गांव निवासी एक 22 वर्षीय युवक अपने एक दोस्त के साथ मुंबई से 4 मई को पैदल व कुछ वाहनों में लिफ्ट लेते हुए गांव पहुंचा। दोनों को ग्रामीणों ने गांव के विद्यालय में क्वारंटीन करा दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 मई को दोनों का सैंपल जांच के लिए भेजा था। गुरुवार की देर रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आए रिपोर्ट में 22 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया, जबकि उसके साथी की रिपोर्ट निगेटिव है। केंद्र शहरों की सार्वजनिक परिवहन सेवा को ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन मॉडल की राह पर। लॉकडाउन के बाद केंद्र शहरों की सार्वजनिक परिवहन सेवा को ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (TfL) मॉडल की राह पर चलाने की कवायद शुरू करेगी। सरकार इससे संबंधित दिशा निर्देश बना रही है, जिससे देश में TfL मॉडल को लेकर एक नीति लागू की जा सके। इस फैसले से लोगों को सस्ती, सुगम व आरामदेह सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सकेगी। वहीं कोरोना के माहौल में मानव संपर्क कम होगा। अधिकारी ने बताया कि एक डबल डेकर बस कार से 20 गुना अधिक यात्री ढोती है। यह मेट्रो, ट्रेन व दूसरे सार्वजनिक परिवहन से कई गुना बेहतर सेवा है। देश में 22% की रफ्तार से वाहन बढ़ रहे हैं। शहरों में यातायात कंजेशन, वायु प्रदूषण व सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए नितिन गडकरी सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। उबर अमेरिका में 3,700 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के बीच उबर टेक्नोलॉजी इंक कुल 3,700 पूर्णकालिक कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। कंपनी ने इस बात की दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) में उबर द्वारा बुधवार को दायर रेगुलेटरी फाइलिंग के हवाले से कहा, कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों व अनिश्चितता और व्यवसाय पर इसके प्रभाव के चलते कंपनी ने अपने परिचालन खर्च को कम करने की योजना बनाई है। फाइलिंग में कहा गया है कि अपने राइड सेगमेंट में कम ट्रिप वॉल्यूम के कारण उबर अपने कस्टमर सपोर्ट और भर्ती टीम का कम कर रही है। कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कंपनी के CEO दारा खुसरोशाही ने कहा, हमारी राइड ट्रिप वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट आने के साथ ही कम्युनिकेशन ऑपरेशन सहित इन पर्सन सपोर्ट की हमारी ज़रूरत काफ़ी कम हो गई है और अब भर्ती टीम के लिए भी पर्याप्त काम नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू बने रहेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री।
इजराइल के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार 6 मई को व्यवस्था दी कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नई सरकार का गठन कर सकते हैं। अदालत के फैसले ने नेतन्याहू और उनके पूर्व प्रतिद्वंद्वी के लिए सत्ता में साझेदार के विवादित समझौते को अमल में लाने का रास्ता साफ कर दिया है। सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय आधी रात से पहले सुनाया गया, जिससे 17 महीने से चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर विराम लग गया और देश को लगभग एक साल में लगातार चौथी दफा चुनाव में जाने से भी बचा लिया। अपने फैसले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने गठबंधन सरक और नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर आशंका जताई, लेकिन कहा कि सरकार बनाने से रोकने के लिए आधार नहीं मिला है। छेड़खानी के आरोपी का सिर मुड़वाने वाले सिपाही सस्पेंड। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की शाम पुलिस के सामने छेड़खानी के आरोपित का सिर मुंडाकर अनोखी सजा देने के मामले में एसपी विजय ढुल ने आरोपित सिपाही को सस्पेंड कर दिया। वहीं सिपाही के साथ मौके पर रहे होमगार्ड को ड्यूटी से हटा दिया। इटवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की 14 वर्षीय बेटी मंगलवार शाम गांव में ही किसी से मिलने गई थी। वहां पहले से ही मौजूद गांव के एक युवक ने अभद्र कमेंट कर छेड़खानी की कोशिश करने लगा। किशोरी वहां से किसी तरह बचकर घर भाग आई और जानकारी अपनी मां को दी। मां ने 112 नंबर पर सूचना दी। बताया जा रहा है कि सूचना पर पीआरवी की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पीआरवी जवान मामले की जांच कर ही रहे थे कि स्थिति पंचायत में निपटाने की बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले तो आरोपित से माफी मंगवाकर मामले को रफा दफा करने की बात तय हुई, जिसे आरोपित ने निभाया भी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 55 नए केस। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित मरीजों के 155 नए मामले सामने आए। इनमें अकेले आगरा के ही 36 हैं। इस तरह अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3214 तक पहुंच गई है। शुक्रवार को मेरठ, फिरोजाबाद, नोएडा और झांसी में एक एक मरीज की मौत हो गई। नोएडा में कोरोना संक्रमण से यह पहली मौत है। अब तक प्रदेश में कुल 66 जानें कोरोना के कारण जा चुकी हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 68 जिले हैं। बुधवार को फतेहपुर जिला भी कोरोना संक्रमित हो गया। वहां कोरोना के 2 मरीज पाए गए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में कुल 137 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए। अब तक 1387 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात से जुड़े कुल 1152 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब 12 घंटे मजदूरों से काम ले सकते हैं कारखाना मालिक। कोरोना वायरस महामारी के कारण दिक्कत झेल रहे कारखाना मालिकों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कारखाना मालिक अपने श्रमिकों से 8 की बजाय 12 घंटे तक काम ले सकेंगे। कारखाना मालिकों को ये छूट पिछली 20 अप्रैल से लेकर 19 जुलाई तक कारखाना मालिकों को मिलेगी। इस सिलसिले में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत 6 घंटे काम करने के बाद श्रमिक को आधा घंटे का विश्राम मिलेगा। ये भी छूट दी गई है कि 8 घंटे की ड्यूटी के बराबर ही श्रमिक को मजदूरी मिलेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस तरह व्हाइट हाउस में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। ट्रंप ने कहा कि केटी आज अचानक कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने कहा कि वह उनके संपर्क में नहीं रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति के संपर्क में रहीं। हालांकि माइक पेंस का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इससे पहले व्हाइट हाउस की सुरक्षा में लगा एक सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का रोजाना कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया था। ट्रंप ने गुरुवार को स्वयं इसकी जानकारी दी थी। फिल्म में राम की भूमिका निभाना चाहते हैं गुरमीत चौधरी। साल 2008 में टीवी पर प्रसारित हुए धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका को निभाने के चलते गुरमीत चौधरी घर घर में मशहूर हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वह इस किरदार को दोबारा निभाना चाहेंगे, लेकिन किसी फिल्म के लिए। दर्शकों ने उन्हें पिछले काफी लंबे समय से किसी पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम में नहीं देखा है। गुरमीत बताते हैं, अगर मुझे पसंद आए तो मैं बिल्कुल किसी पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम में काम करना पसंद करूंगा। टीवी पर दर्शकों ने मुझे भगवान राम के किरदार में देखा है, लेकिन मैं वाकई में रामायण नामक किसी फिल्म में काम करना चाहता हूं और यह फिल्म दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, यही मेरी चाह है। यूपी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों का नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है।
शासन ने इस बार सभी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और अन्य वर्षों की कक्षाओं का अलग अलग कैलेंडर बनाया है। मतलब प्रथम वर्ष की पढ़ाई 17 अगस्त से शुरू होंगी, जबकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष की पढ़ाई 6 जुलाई से शुरू होगी। इसी तरह प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल 2021 से और अन्य वर्षों की वार्षिक परीक्षाएं 5 मार्च से 30 अप्रैल के बीच होंगी। शैक्षणिक सत्र को नियमित रखने के लिए प्रमुख सचिव ने सभी विवि के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ही पढ़ाई व परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव ने मूल्यांकन व स्थगित परीक्षा को दोबारा कराने के लिए जिला प्रशासन से सहमति बनाकर तैयारी करने का निर्देश दिया है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 की तैयारी की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए बंदियों को पिलाया जा रहा काढ़ा। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में प्रदेश की जेलों में बंदियों के मेन्यू में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्पेशल काढ़ा भी जोड़ दिया गया है। शाम के समय बंदियों को काढ़ा दिया जा रहा है। दरअसल कोरोना के संक्रमण के इलाज के लिए कोई दवा अभी नहीं बन सकी है, न ही कोई टीका ही बाजार में आया है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साफ सफाई, हाथ हमेशा धोते रहने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अलावा गले को हमेशा ठीक रखने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मौसम रिपोर्ट से पाकिस्तान बिलबिला गया। भारतीय मौसम विभाग के मौसम रिपोर्ट और अनुमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद आदि कश्मीर के क्षेत्रों को भी शामिल किए जाने पर पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम का हाल बताने वाली रिपोर्ट देने के भारत के कदम को पाकिस्तान ने शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत द्वारा पिछले साल जारी किए गए कथित राजनीतिक नक्शों की तरह ही उसका यह कदम भी कानूनन निरर्थक है। बता दें कि सरकारी प्रसारणकर्ता दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने शुक्रवार से अपने प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन में पीओके के इन क्षेत्रों के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। इधर प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ कर दिया है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। यूपी में अब तक 3,373 कोरोना पॉजिटिव केस। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 163 नए केस आए हैं। इस तरह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 3,373 हो गई है। अब तक 1499 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इस तरह अब 1800 एक्टिव केस रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 1,24,791 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 के अस्पतालों की त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत अब तक 53,459 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। इनमें से 24,266 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में और 29,193 सरकारी अस्पतालों में की गई है। सफाईकर्मी की कोरोना जांच के लिए लिया सैंपल। नगर निगम के एक सफाईकर्मी की कोरोना जांच के लिए शुक्रवार की रात सैंपल लिया गया। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उसे अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। हैजा अस्पताल की स्वीपर कॉलोनी में रहने वाला सफाईकर्मी पिछले 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था। सके परिवार की 2 महिला एवं एक पुरुष सदस्य को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अल्लापुर जोन में तैनात सफाईकर्मी हैजा अस्पताल परिसर स्थित स्वीपर कॉलोनी में रहता था। शुक्रवार को दिन में उसने जोनल अधिकारी को बुखार से परेशान होने की जानकारी दी थी। बाद में इसकी जानकारी मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी को हुई। ओबामा, अमेरिका की कार्रवाई कमजोर और दागदार। कोरोना वायरस के कहर से इस वक्त पूरी दुनिया तबाह है, मगर सबसे ज्यादा इसका घातक रूप अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अमेरिका में कोरोना से करीब 80,000 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरीके को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। बराक ओबामा ने अपने पूर्व प्रशासन के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के खिलाफ न्याय मंत्रालय द्वारा आपराधिक मामला समाप्त किए जाने के बारे में भी कहा है कि कानून के शासन की मूलभूत समझ को खतरा है। सारा अली खान, इब्राहिम बॉलीवुड में आना चाहता है। सारा अली खान ने अब तक 3 फिल्में कर ली हैं। हर फिल्म के साथ सारा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। सारा ने अपनी मेहनत से फैंस के दिलों में जगह बनाई है। पिछले कुछ दिनों से सारा के भाई इब्राहिम
अली खान भी काफी चर्चा में हैं। दरअसल इब्राहिम टिकटॉक पर अपने वीडियोज बनाते रहते हैं। फैंस को उनके वीडियोज पसंद भी आते हैं। इब्राहिम के वीडियो जाने के बाद सभी उनके बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। तो हाल ही में सारा से उनके भाई के बॉलीवुड एंट्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इब्राहिम बॉलीवुड में आना चाहता है, लेकिन पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। इसके बाद ही वह प्रोफेशनल एक्टर बनने के बारे में सोच सकता है। सारा ने भाई के बारे में बताते हुए कहा कि वह फिल्म की पढ़ाई करने के लिए पहले विदेश जाएंगे, उसके बाद तय करेंगे कि कब उन्हें एंट्री करनी है। जेनेरिक आधार कंपनी में रतन टाटा ने लगाए पैसे। महज 14 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले एक 18 साल के लड़के अर्जुन देशपांडे की कंपनी जेनेरिक आधार में रतन टाटा ने निवेश किया है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि रतन टाटा ने इस कंपनी में कितना निवेश किया है। शुरू में 50% हिस्सेदारी खरीदने की खबरें आई थी। इसके बाद खुद रतन टाटा ने ट्वीट कर बताया कि इसमें मैं एक छोटा सा निवेश करके खुश हूं। यह कंपनी खुदरा दुकानदारों को बाजार से सस्ती दर पर दवाएं बेचती है। जेनेरिक आधार में 55 कर्मचारी हैं, जिनमें फार्मासिस्ट, IT इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल शामिल हैं। अभी कंपनी का 6 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करती है और उसकी नज़र अगले 3 वर्षों में 150-200 करोड़ रुपये के टर्नओवर के लक्ष्य पर है। 40 ट्रेनों से 42,000 प्रवासी मजदूर रोज आ रहे यूपी। देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की यूपी सरकार की हरसंभव कोशिशों के बावजूद लक्ष्य अभी दूर है। मजदूरों को वापस लाने की ये कोशिशें लगातार जारी रहीं तो भी इस अभियान में कम से कम 20 दिन और लगेंगे। अभी ट्रेनों से प्रतिदिन औसतन 42,000 लोग यूपी पहुंच पा रहे हैं। वापस लौटने के लिए प्रदेश सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक शनिवार तक देश के 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से 6.37 लाख मजदूरों के आवेदन अभी भी लंबित हैं। मजदूरों के परिवार के सदस्यों को मिलाकर इन आवेदनों के साथ अब तक 8,70,828 लोगों ने वापस लाए जाने का अनुरोध किया है। जियो 3 हफ्ते में जुटाए 60,000 करोड़। कोरोना महामारी की वजह से संकट में फंसी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच जहां दिग्गज कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं, वहीं मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो हर हफ्ते अपने खजाने में करीब 20,000 करोड़ रुपये जोड़ रही है। जियो ने 3 सप्ताह का भीतर फेसबुक समेत 3 कंपनियों से करार के जरिए करीब 60,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका की 2 और कंपनियां जियो में भारी भरकम निवेश की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का हार्ट अटैक से निधन। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के कारण 65 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का गोरखपुर में निधन हुआ। उपेंद्र दत्त शुक्ल को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। उपेंद्र दत्त शुक्ल लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के जरिए शपथ लेने के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट खाली हो गई थी। उपेंद्र दत्त शुक्ल गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2018 में उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उपेंद्र शुक्ल बीजेपी के जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह मृदुभाषी होने के कारण कार्यकर्ताओं तथा आमजन में काफी लोकप्रिय थे। जैसे ही यह खबर फैली तमाम बीजेपी नेता, विधायक अस्पताल पहुंच गए। बाद में उनका पार्थिव शरीर आवास पर लाया गया तो लॉकडाउन के बावजूद लोग उनके घर पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपेंद्र के निधन पर शोक जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद एडमिट करवाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रविवार को दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रात 8:45 पर एम्स के कार्डियोथोरेसिक, हृदय और सीने से संबंधित वार्ड में निगरानी में रखा गया है। मालूम हो कि 2009 में एम्स में ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की है। गहलोत ने ट्वीट में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एम्स दिल्ली में भर्ती होने की जानकारी मिलने पर बहुत चिंता हुई।
मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। उद्धरण। यूपी के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को तेज आंधी के साथ हुई बारिश से 40 लोगों की मौत हो गई। आसमान में घिरे घने बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। लखनऊ में 2 लोगों की जान गई है। लखनऊ की फलपट्टी में आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने जिलाधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जल्द दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी मांगी है। केजीएमयू की तर्ज पर बीआरडी में होगी पूल टेस्टिंग। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू की तरह अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग शुरू हो गई है। यह टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हो रही है। इसके शुरू होने से कोरोना सैंपल की जांच में रसायनों की खपत कम होगी। इसके साथ ही ज्यादा सैंपल की जांच हो सकेगी। पूल टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेश सिंह की निगरानी में की जा रही है। विभागाध्यक्ष ने बताया कि इसमें एक साथ 4-4 नमूनों के पूल बनाए जाते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है। एक ही बार रसायन लगाना पड़ता है, एक ही स्ट्रिप का यूज होता है। ऐसे में रसायन की खपत 1/4 होती है। जिस पूल में सैंपल पॉजिटिव आता है, उस पूल के हर सैंपल की एक-एक करके जांच की जाती है। ट्रकों से भेज रहे प्रवासी मजदूर। प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एसआई विशाल राय व चिकित्सक डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 2221 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का फॉर्म भरा गया। रविवार को ही 1142 श्रमिकों की आमद की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हैदराबाद से बड़हलगंज आए 60 श्रमिकों के जत्थे को फॉर्म भरवाने, लंच खिलाने व थर्मल स्क्रीनिंग के बाद टेलर से रवाना किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह फेल दिखी। गोरखपुर जा रहे इन श्रमिकों का कहना था कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, अब डर लगता है बेकारी व भूख से। उन्हें किसी तरह उन्हें घर पहुंचना है। जांच से पहले निजी लैब को देनी होगी मरीजों की जानकारी। निजी लैब के तकनीशियन अब आईसीएमआर को मरीजों की जानकारी देंगे। इसके लिए निजी लैब तकनीशियनों की अलग से आईडी बनाई गई है। उसी आईडी के जरिए मरीजों का पूरा ब्यौरा देना होगा। रिपोर्ट आने से लेकर सभी जानकारियां साझा करनी होंगी, जबकि पहले जांच के बाद सीधे रिपोर्ट सीएमओ को दी जाती थी। जिले में 2 निजी लैब के 20 टेक्नीशियनों की आईडी बनाई गई है। इसी लॉगिन के जरिए टेक्नीशियन मरीजों का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ डॉक्टर की पर्ची आईसीएमआर को भेजेंगे। इसके बाद उन मरीजों की कोरोना जांच होगी। अगले 48 घंटों में फिर से तेज आंधी और बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में रविवार को तेज आंधी और बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया और 40 लोगों की जिंदगी निगल ली। आसमान में घिरे घने बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। मौसम विभाग ने फिर से अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई। मौसम निदेशक जेपी गुप्त ने बताया कि अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। तीसरे दिन पश्चिमी यूपी में छिटपुट बारिश हो सकती है। इनके अलावा कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मध्य पाकिस्तान के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय दबाव की वजह से मौसम में यह बदलाव हुआ है। सऊदी अरब में कोरोना के 1912 नए मामले सामने आए। सऊदी अरब में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 1912 नए मामले सामने आने से इस वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 39,048 हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद अल अब्दुल्लाई ने संवाददाताओं को बताया कि रविवार को 912 नए मामले आने से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,048 हो गई तथा 7 अन्य लोगों की मौत के साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों को आंकड़ा 246 हो गया है, जबकि 143 मरीजों की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपनी कोई भी वस्तु किसी अन्य को नहीं देने के साथ एहतियात बरतने और परिवार के सदस्यों के बीच भी सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। लॉकडाउन के चलते पैक्ड खाद्य सामग्रियों पर संकट। लॉकडाउन के चलते दुकानों में बंद पड़े पैक्ड खाद्य सामग्रियों पर भी संकट आ गया है। महज 3-4 माह की मियाद वाले 80 लाख रुपये से ज्यादा के आटा, चिप्स, बेकरी बिस्किट, नमकीन, डिब्बा बंद रसगुल्ला समेत कई खाद्य सामग्रियां या तो एक्सपायर हो गई हैं या मई के आखिरी सप्ताह तक हो जाएंगी। दुकानदारों को इससे भारी चपत लग रही है।
नमकीन और बिस्किट के कारोबारी राघवेंद्र बताते हैं कि एक सामान्य जनरल स्टोर संचालक को इन उत्पादों के एक्सपायर होने से कम 60,000 रुपये का नुकसान हुआ है। सर्वाधिक नुकसान पैक्ड आटा, मैदा, सूजी और बेकरी के आइटम में हुआ है। पैकिंग के दिन से इनकी अधिकतम मियाद 3 माह की होती है। ऐसे में जिन दुकानदारों ने फरवरी में पैक हुए उत्पाद मंगाए थे, उन्हें सर्वाधिक नुकसान हुआ है। भारत ने अपने 88 कोरोना योद्धाओं को संयुक्त अरब अमीरात भेजा। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत ने मदद के वास्ते अपने 88 स्वास्थ्यकर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा है। संयुक्त अरब अमीरात भेजा में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के बीच देश के स्वास्थ्यकर्मियों की मदद के वास्ते भारत से 88 नर्सों का पहला समूह दुबई पहुंचा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार खाड़ी देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 17,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने कहा कि यूएई में शनिवार को इस महामारी के 624 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मामलों की कुल संख्या बढ़कर 17,417 हो गई है। इस दिन वायरस के कारण 11 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 185 हो गई है। रक्षा उत्पादों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने को मेक इन इंडिया पर जोर। सरकार देश के भारी भरकम रक्षा बजट को मेक इन इंडिया के तहत लाकर रक्षा जरूरतों पर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रही। इसके संकेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दिए हैं। उन्होंने तीनों सेनाओं को रक्षा उत्पादों का आयात कम करने और मेक इन इंडिया के जरिए अपनी मांग पूरा करने की सलाह दी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बेहतर कदम है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजन होगा। खाते में सीधे आएगा बकाया मानदेय का भुगतान। गोरखपुर के 773 ग्राम रोजगार सेवकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम रोजगार सेवकों के बकाये मानदेय 6.67 करोड़ रुपये का मंगलवार को भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में करेंगे। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सेवकों से जुड़ेंगे। लॉकडाउन में उनके समस्याएं सुनने के साथ उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। यह आयोजन 5 कालिदास मार्ग से मंगलवार को सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान प्रदेश भर के 37,000 रोजगार सेवकों को बकाया धनराशि 225 करोड़ रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। इनमें गोरखपुर के 773 ग्राम रोजगार सेवकों को 6,65,63,000 रुपये मिलेंगे। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट बैन। पाकिस्तान बलूचिस्तान में लोगों की आवाज कुचलने की लगातार कोशिशें करता रहा है। अब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर अनिश्चितकाल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक स्थानीय मीडिया एजेंसी बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक यह मानवाधिकार संगठन एक गैर लाभकारी संगठन होने का दावा करता है और इस प्रांत में काफी सक्रिय है। इस एनजीओ को कई तरह के मीडिया प्रतिबंधों का सामना करने को मजबूर होना पड़ा है। यह एनजीओ की कुछ विदेशी देशों जैसे स्वीडन, फ्रांस और यूके में भी मौजूद है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पिछले कुछ सालों से यह संगठन बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों की जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है और इन सूचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कुछ अन्य संगठनों को रिपोर्ट करता है। संगठन में कई तरह के स्वयंसेवी कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो बलूचिस्तान के हर इलाकों से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और इसकी रिपोर्ट करते हैं।